हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। इस समय मैं वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इसमें खास करके DY चंद्रचूड़ जो कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके प्रेजेंटेशन पर चर्चा करूँगा। आप सभी जानते हैं यह 8 सदस्यीय एक हाई पावर्ड कमेटी थी, वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी, जिसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी कर रहे थे। इसमें अमित शाह, अर्जुन राम मेघवाल जैसे लोग इसके सदस्य भी थे। यानी इसमें ज़्यादातर बीजेपी के लोग ही थे। और इस 8 सदस्यीय समिति ने जो सुझाव दिए, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन के बाद इसने जो सुझाव दिए, उसमें जो जिन पॉइंट्स पर चर्चा कम किया वो 2 पॉइंट हैं। एक तो यह है निर्वाचन आयोग को कितनी शक्ति दी जाए, इसको लेकर के इसने कोई चीज़ एलेबोरेट नहीं किया। यानी ज़्यादा शक्ति देने के पक्ष में बात किया, जिसका भारत के पूर्व 4 राष्ट्रपति, 4 मुख्य न्यायाधीशों ने, इसमें जस्टिस रंजन गोगोई थे, जस्टिस JS खेहर थे, सरदार जी, जस्टिस UU ललित थे और जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे। इन 4 लोगों ने निर्वाचन आयोग को ज़्यादा शक्ति दिए जाने के संबंध में विरोध किया। तो इसमें 2 चीज़ों पर जो इस पर कम चर्चा किया था, उस पर DY चंद्रचूड़ ने समिति का ध्यान, अब ये PP चौधरी साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, 38 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं और ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। तो इसमें DY चंद्रचूड़ ने भी क्लोज डोर मीटिंग में अपना रिप्रेजेंटेशन देते हुए ये कहा कि भाई ऐसा है, वो 2 चीज़ों को नहीं पसंद कर रहे हैं। पहली बात ये है, मान लीजिए लॉस ऑफ मेजॉरिटी यानी बहुमत के अभाव में कोई राज्य सरकार गिर जाती है तो उसे कब तक नए चुनाव का सामना करना होगा, कैसे अलाइन करेंगे लोकसभा के साथ, और इस मामले में आप एलेबोरेट करिए। और साथ ही ये भी बताइए कि इतने सालों तक कैसे योजनाएं चलेंगी, कैसे राज्य सरकार काम करेगी, इसको लेकर के थोड़ा विस्तार से बताइए। दूसरा ये है कि निर्वाचन आयोग को इतनी शक्ति मत दीजिए कि वो अफलातून बन जाए। ये दोनों कोर्ट में चुनौती के दौरान स्वीकार नहीं किए जा सकते, इसलिए ज़रूरी है कि इनमें संशोधन किया जाए। फिर 2 चीज़ें जिस पर कि साइलेंस है, ये समिति का ड्राफ्ट जो है मसौदा जो इस पर आया डॉक्यूमेंट दस्तावेज, वह साइलेंस यानी एकदम से खामोश है। ये 2 चीज़ें हैं कि अन्य कारणों से अगर राज्य सरकार गिर जाती है तो फिर उस दशा में क्या होगा। और अनुच्छेद, जैसे मान लीजिए, हम उदाहरण के लिए अपने तरफ से दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि राज्य सरकार को बाहर से समर्थन या अंदर से समर्थन कोई दूसरा दल दे रहा है और वो अपना बहुमत अपना हाथ खींच लेता है, ऐसी दिशा में कैसे वह सरकार सरवाइव करेगी। और ये कभी भी हो सकता है, कोई जरूरत नहीं 5 साल पूरा होने पर ही हो, 2-4 महीने की बात रहती तो भाई चलो ठीक है, लाइन कर लेते हैं लोकसभा के साथ। तो DY चंद्रचूड़ ने कहा भाई इसको कैसे आप लोकसभा, जिसका कार्यकाल 5 साल का फिक्स होगा, उसके साथ अलाइन करेंगे, तौर तरीका बताइए। और अनुच्छेद 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है और उस दौरान अगर कोई राज्य सरकार बर्खास्त होती है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इस संबंध में कानून 44वां संविधान संशोधन जिसे भारतीय जनता पार्टी ने पारित किया था, नहीं भाजपा ने, जनता पार्टी ने पारित किया था, जो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाली जनता पार्टी 1978 में 44वां संविधान संशोधन पारित किया था। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट भी पहले इसको एंडोर्स कर चुका है। तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे भाई, उसके अनुसार अधिकतम 3 साल तक के लिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
1 साल तो 6-6 महीना करके लगाया जा सकता है इसे नॉर्मल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर के आधार पर। लेकिन दूसरा जो है 2 साल राष्ट्रीय आपात लगा हो और उस दौरान किस राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाता है पब्लिक सेफ्टी या राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, तो ऐसी दशा में इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट रूप से ये बताना होगा कि भाई इस आधार पर हमने 2 साल और एक्सटेंड किया है इसको, राष्ट्रपति शासन लगाने के हमने सरकार के मंशा को एंडोर्स किया है। इस प्रकार से अधिकतम 3 साल लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन को। तो आप उसे कैसे लोकसभा के कार्यकाल के साथ अलाइन करेंगे, दूसरे शब्दों में मिलाएंगे यानी जोड़ेंगे। लोकसभा कार्यकाल तो 5 साल बना रहेगा, लेकिन राज्य विधानसभा कार्यकाल पहले समाप्त हो जाएगा। इसको कैसे लोग किस प्रकार से केवल ये कह देने से भाई वो राज्य सरकारें तब तक चलती रहेंगी जब तक कि लोकसभा का चुनाव नहीं होता, इससे काम नहीं बनता। किस प्रकार करेंगे, केवल इससे कह देने से काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि इतने लंबे समय तक कैसे आप अलाइन कर पाएंगे। और उस दौरान राज्य सरकार की नीतियों का क्या होगा, कौन नीतियां बनाएगा, कौन उन्हें लागू करेगा, ये तमाम चीज़ें होंगी। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने 2 ऐसे पॉइंट जिनको कम एलेबोरेट किया गया है उस पर उसको विस्तारित करने की बात कही, और 2 चीज़ें जिन पर कि यह ड्राफ्ट खामोश है उसको इसमें शामिल करने और उस पर चर्चा करने की मांग किया। यानी अपने प्रेजेंटेशन में इन्होंने इन 4 बातों का जिक्र किया, क्योंकि इनके अनुसार जो है ये 4 बातें अगर नहीं होंगी तो हो सकता है कोर्ट की स्क्रूटिनी में आ जाए और कोर्ट इन्हें रद्द कर दे। निर्वाचन आयोग को जहां तक अधिक शक्ति देने की बात है, इस समय में भारत के पूर्व 4 मुख्य न्यायाधीशों ने सबने आपत्ति जताई, चाहे वो रंजन गोगोई साहब हों जो कि स्वयं राज्यसभा के सदस्य हैं, चाहे चाहे जस्टिस जे.एस. खेयर हो, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, भारत के एक्चुअली पहले सिख मुख्य न्यायाधीश हैं। तीसरे यू ललित साहब जो बहुत कम समय के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, डायरेक्ट हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, बेंच से ही हो गए थे। और चौथे डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब है। मुझे लगता है डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब को नॉमिनेट यू ललित ने ही किया था, इन्हीं पहले थे वो। जस्टिस जे.एस. खेयर जब थे उस समय राइट टू प्राइवेसी का मामला आया था जिसके आथर यही थे डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, तो उस समय ये जज थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के हालिया में सबसे लंबा कार्यकाल चीफ जस्टिस का इन्हीं का रहा, लगभग 2 साल तक। देखना है कि सरकार यानी 38 सदस्यीय जो समय जिसकी अध्यक्षता पी.डी. चौधरी साहब कर रहे हैं, जो बीजेपी के ही नेता हैं, वो कैसे इन 4 बातों को शामिल करती है। जैसा होगा वैसा आपसे डिस्कस किया जाएगा। वैसे हर साल को इनको चुनाव भारत में रहता ही है, जैसे इस साल बिहार में हो रहा है, अगले साल असम और पश्चिम बंगाल में, उसके अगले साल उत्तर प्रदेश में। ये सभी राज्य बीजेपी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बीजेपी इसको क्यों लाना चाहती है वन नेशन वन इलेक्शन। एक्चुअली 1967 तक तो यही होता रहा। 1967 के बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने कई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया और जनता पार्टी की सरकार ने भी इसी प्रकार से कई कांग्रेसी सरकारों को राज्य में बर्खास्त किया, तब से ये दिक्कत आने लगी और बीच बीच में अन्य सरकारें भी बर्खास्त होती रही। भले ही सुप्रीम कोर्ट का ऐसा रुमई केस आ गया हो या बूटा सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी किया हो, लेकिन फिर भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति बनती रहती है किन्हीं किन्हीं आधारों पर। तो उसको वो कभी बन सकती है। मान लीजिए अगर 4 साल का कार्यकाल बाकी है, 1 महीना या 4.5 साल का कार्यकाल बाकी है, 6 महीना में ये स्थिति आ जाती है, तो कैसे उसको अलाइन किया जाएगा लोकसभा के साथ। यही तो डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने कहा, भाई इस पर ये ड्राफ्ट मौन है, मौन रहने से काम नहीं चलेगा, इसके बारे में चर्चा करिए।
और इसको विस्तार दीजिए। और इसी प्रकार से नेशनल इमरजेंसी का भी जिक्र करिए और उसमें उसको विस्तार दीजिए कि कैसे चीज़ें चलेंगी, कैसे सरकारें चलेंगी, लोग कैसे समझेंगे इन चीज़ों को। और एक साथ चुनाव कराने के नाम पर लेट अगर होगा तो उसकी पॉलिसी उस दौरान सरकार कैसे पॉलिसी बनाएगी, कैसे लोगों के वेलफेयर का काम करेगी, इसको लेकर के आप खामोश मत रहिए, बल्कि इसको लेकर के आप चर्चा करिए और इसको विस्तार दीजिए। इस प्रकार से डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने अपनी बात रखी है। देखना है कि पी.पी. चौधरी की अध्यक्षता वाली 37 सदस्यीय समिति ने इसको कहाँ तक शामिल किया जाता है। हालांकि पी.पी. चौधरी ने भरोसा तो दिलाया है कि इन सभी सुझावों को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और बिल लाने के पहले सभी दलों से संपर्क किया जाएगा, सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। लेकिन सरकार कहाँ तक कर पाएगी ये तो देखना होगा, चूँकि इस समय सरकार के पास लोकसभा राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत की व्यवस्था कर लेगी, तो आधी व्यवस्था नहीं है। लेकिन लोकसभा में चूँकि कई अनुच्छेद संविधान के संशोधित करने पड़ेंगे, यह संविधान संशोधन विधेयक होगा। ऐसी दशा में सरकार क्या करेगी, किस प्रकार से इनसे निपटेगी, जबकि सरकार के पास दो तिहाई बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी नहीं है दोनों सदनों में। तो देखना होगा कि सरकार कैसे इनसे निपटेगी। जाहिर है दूसरे दलों को भी भरोसे में लेना होगा, तभी जाकर के ऐसा हो सकता है। देखना होगा कि आगे क्या होगा, जैसा होगा वैसा आपसे चर्चा किया जाएगा। वैसे इस पर मेरा पहले का भी वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।